रीजन में अभी तक की डेवलपमेंट्स ये रही हैं कि अमेरिका शिकस्त खा के अफगानिस्तान से जा चुका है। वहाँ पर वो जो अफगान आर्मी थी जिनको बनाने के लिए अमेरिका ने 90 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का पैसा लगा डाला था, इस उम्मीद पर कि हम चले जाएंगे नियर फ्यूचर में तो ये अफगान आर्मी वहाँ की वेस्टर्न डेमोक्रेटिक हुकूमत जो कि हम ही बना के जाएंगे, ये सब मिलकर अफगानिस्तान के अंदर हमारे ऑब्जेक्टिव्स हासिल कर लेंगे, पैसा वैसा हम देते रहेंगे इनको। इस अफगान नेशनल आर्मी को ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इंडिया महाराज ने भी ट्रेनिंग दी हुई है इनकी आर्मी को। और नतीजा देख लें इन महान मुल्कों की ट्रेनिंग का कि अफगान आर्मी अब हथियार डाल डाल कर भाग रही है बिना लड़े। ये इंडिया ने वहाँ जाकर ट्रेनिंग दी है फ़ौज को इतने साल कि अफगान तालिबान को आते देखो ना दूर से ही तो अपने वेपन्स को नीचे रखो सुकून के साथ, बिल्कुल डोंट पैनिक, सिर्फ अपने वेपन्स नीचे रखें और अपने जूतों के तस्मे टाइट बांध लें और जितना तेज़ वहाँ से दौड़ सकते हैं दौड़ें। पीछे मुड़कर आपने नहीं देखना, ना 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 ना, पीछे मुड़कर नहीं देखना, आगे ही आगे मंजिल की तरफ भागते हुए जाना है आपने, पीछे नहीं देखना कि पीछे क्या हो रहा है। और रन स्ट्रेट, जस्ट रन स्ट्रेट, तब तक भागते रहें जब तक ताजिकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ नहीं पहुँच जाते हैं। ये ट्रेनिंग दी हुई है। अच्छा, मैनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग, मैनी ऑफ यू माइट बी लाफिंग आल्सो कि ये कोई हम मजाक कर रहे हैं, जोक सुना रहे हैं, लेकिन नहीं जनाब। 1000 से ऊपर इंडिया से ट्रेनिंग ली हुई अफगान नेशनल आर्मी, इनके घातक कमांडोज 1000 से ऊपर भाग के ताजिकिस्तान चले गए। अफगान तालिबान पीछे पीछे, ये आगे आगे भाग के उधर चले गए, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि पीछे क्या हो रहा है। तो ये हमने आपको कोई जोक नहीं सुनाया, ऐसा हुआ है। इंडिया से ट्रेनिंग ली हुई ये आर्मी ऐसा भागी है जब तक उन्होंने वेलकम टू ताजिकिस्तान का बोर्ड नहीं देखा तो पीछे मुड़कर इन्होंने नहीं देखा है भागते हुए। अच्छा, अगर इंडिया ने अमेरिका के कहने पर अपनी फ़ौज भेजी हुई होती अफगानिस्तान के अंदर, जैसे कुछ साल पहले बड़ा अमेरिका ने जोर दिया इंडिया को कि आप अपनी फ़ौज भेजें, अगर इंडिया ने फ़ौज भेजी हुई होती ना तो इंडियन फ़ौज के ताजिकिस्तान भागने पे इंडियन मीडिया ये लिख रहा होता कि सेना के जवान ताजिकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करने गए हुए हैं, भागे थोड़े ही हैं। बहरहाल जी, हर घंटे में एक नई नई अपडेट सुनने को मिल रही है हमें कि अब अफगान तालिबान ने ये इलाका ले लिया है, अब ये ज़िला ले लिया है। हर घंटे में नई न्यूज़ सुनने को मिल रही है। बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर कब्ज़ा होता जा रहा है और जो सोल्जर सरेंडर कर रहे हैं अफगान नेशनल आर्मी के, उनके लिए एक बम्पर ऑफ़र है अफगान तालिबान की ईद स्पेशल ऑफ़र कि नई जो नेशनल आर्मी वो बनाने जा रहे हैं अफगान तालिबान, इसमें इनको भर्ती करेंगे जो कि सरेंडर कर रहे हैं और लड़ नहीं रहे, इनको भर्ती करेंगे। तो बहुत सारे सोल्जर वैसे ही नौकरी बचाने के लिए भी सरेंडर कर रहे हैं कि वैसे ही हुकूमत इनकी आने वाली है, सरेंडर करो और इनकी आर्मी में शामिल हो जाओ। ये चल रहा है। बगराम एयरबेस जो कि अमेरिका का अफगानिस्तान के अंदर हेडक्वार्टर था, उनके सारे अफगान ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर था, वहाँ से अफगानिस्तान ऑपरेट होता था, वो अमेरिका ने आधी रात को खाली कर दिया है। आधी रात को, रातों रात। इवन अफगान आर्मी को भी उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा, वियतनाम की तरह भागे हैं, रातों रात भागे वहाँ से। अफगान आर्मी के कमांडर कह रहे हैं कि ज़ालिमों हमें तो बता के भागते कम से कम, ऐसे ही भाग गया। सुबह को जब वहाँ के लोकल्स उठे हैं ना बगराम के, उन्होंने क्या देखा है, देखते हैं कि एयरबेस बिल्कुल वीरान पड़ा है। अच्छा, ये पूरा का पूरा शहर है अंदर, इसके अंदर शॉपिंग मॉल्स भी बने हुए हैं, इसके अंदर सिनेमा हॉल्स भी बने हुए हैं, पता नहीं क्या क्या आपको वहाँ पर पूरा शहर मिलेगा। लेकिन सुबह जब लोकल्स वहाँ पे उठ के देखा है उन्होंने, तो क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा बगराम एयरबेस ही वीरान पड़ा हुआ है, कुत्ते अंदर फिर रहे हैं उसके। फिर जो जनाब लोगों का एक हुजूम उसके अंदर घुसा है, जहाँ कभी अमेरिकी फ़ौज के अलावा कोई भी अलाउड नहीं था, वहाँ पर हज़ारों लोग नज़र आए उसके अंदर। कोई फ्रिज उठा के ले जा रहा है कांधे पे, तो कोई टीवी उठा के ले जा रहा है, कोई सोफ़ा उठा के ले जा रहा है, कोई टॉयलेट के लोटे उठा के ले जा रहा है, कोई टोंटियाँ टॉयलेट की निकाल के ले जा रहा है, और कोई जो है लोग ग्रुप बनाकर कालीन और पर्दे वहाँ से उठा के ले जा रहे हैं। ये सारे मंजर देखे गए वहाँ पे, अजब मंजर देखे गए। और ये सारी चीज़ें फिर वहाँ पर जो लोकल दुकानें थी ना आसपास, उन पर रीसेल में बिकती हुई नज़र आई। लोगों ने वहाँ से लूट मार करके आसपास की दुकानों में बेची हैं चीज़ें, और वहाँ पर वो चीज़ें बिकती हुई नज़र आई। ये हुआ है 20 साल की वार अगेंस्ट टेररिज्म वाले ड्रामे का ड्रॉप सीन हुआ ये। लोगों ने वॉशरूम की टोंटियाँ तक नहीं छोड़ी हैं वहाँ पे। लेकिन क्या जंग ख़त्म हुई है? चीन का क्या होगा?
अमेरिका तो चीन के लिए आया हुआ है ना, अब तो उसका नया टारगेट चीन है, उसका क्या होगा? तो क्या जंग ख़त्म हो गई? ऐसे ही वाशिंगटन वाले बाबा हार मान जाएंगे? इतनी बड़ी पावर है वो भी। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अमेरिका ऐसा चला जाए। अमेरिकी बहुत ही होशियार किस्म की कौम है, इसमें कोई शक नहीं है। अफ़गानिस्तान में अगर वो बैठे रहते ना तो इससे चीन को क्या नुकसान हो रहा था? नुकसान तो अमेरिका का अपना ही हो रहा था ना। तो ये स्ट्रेटजी गले पड़ी हुई थी इनकी, बस बैठे हुए हैं और मार खा रहे हैं। अफगान तालिबान जब जब बोर होते थे अमेरिकी बेसिस पर आकर एडवेंचर करके चले जाते थे, मज़ा लेते थे। ये हो रहा था। उधर से पूरी अफगान सरकार उनके गले में पड़ी हुई थी, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। 90 अरब डॉलर तो उन्होंने अफगानिस्तान की फ़ौज बनाने के लिए फूंक डाले थे और फिर भी फ़ौज नहीं बन पाई। 90 अरब डॉलर कौन खा गया, खुदा जाने किधर गए, कोई नहीं जानता। जो पैसा भरता है ना, दर्द भी वही महसूस कर सकता है। इंडिया और अफगान सरकार की तो अयाशी लगी पड़ी थी ना अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि बिल तो सारे वाशिंगटन वाले बाबा भर रहा था ना। उनका क्या जा रहा है भला इंडिया का? अच्छा, अब आगे क्या है? आगे क्या होने जा रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि व्हाट नेक्स्ट। आगे ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भरपूर और भयानक और खौफनाक किस्म की सिविल वॉर पैदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको अफगान तालिबान नज़र आ रहे हैं ना, लेकिन उधर से IS और इस किस्म की दूसरी तंजीमें भी हैं जो कि तालिबान के ही ख़िलाफ़ हैं, और इनको कुछ नई तंजीमें जो हैं वो भी बनती जा रही हैं इस रीजन के अंदर, जो कि IS के साथ मिल रही हैं। इन सारों को आपस में लड़ाने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। सिविल वॉर को फिर एक्सपोर्ट करने की अटैम्प्ट होनी है जनाब, पाकिस्तान, चीन और सेंट्रल एशिया समेत BRI के तमाम मुल्कों के अंदर। ये होने जा रहा है एक सिविल वॉर, भरपूर किस्म की सिविल वॉर। इसकी प्रिपरेशंस हो रही हैं और इस सिविल वॉर को फिर एक्सपोर्ट किया जाएगा, वैसे ही जैसे एक बार पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान की जंग एक्सपोर्ट की गई थी। पहले अमेरिका कर चुका है, ये इंडिया कर चुका है पहले। TTP समेत कई खौफनाक गिरोह बनाए गए थे जो कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट करते थे। और फिर जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब और पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू किया और इनको क्रश किया था, लेकिन तब तक 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी इस जंग में TTP, BLA समेत इंडिया की दीगर प्रॉक्सीज के हाथों मारे जा चुके थे, शहीद हो चुके थे। और अमेरिका के साथ इंडिया इन सारे ग्रुप्स का रूह रवां रहा था। अफगानिस्तान के अंदर जनाब जलालाबाद और हेरात के जो इंडियन काउंसलेट्स थे, ये हेड क्वार्टर्स थे। इन सारी तंजीमों के लिए हेड क्वार्टर्स का काम करते थे एंटी पाकिस्तान ग्रुप्स के लिए। पाकिस्तान ने 2016 से ये काउंटर ऑपरेशन शुरू किया हुआ था, वरना 2007 से लेकर 2016 तक का जो वक्त था, ये पाकिस्तान की तारीख का एक ब्लैक टाइम आप कह सकते हैं, स्याह दौर कह सकते हैं। इंतहाई सख्त दौर था पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब कुछ ऐसा ही एक बार फिर बड़े पैमाने पे करने का इरादा है BRI के मुल्कों के अंदर जो इस रीजन में हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, बांग्लादेश और सेंट्रल एशिया के मुल्क और चीन के अगेंस्ट भी। एंड वंस अगेन इंडिया इसमें पेश रहेगा। क्यों? इकलौता अलाई है ना अमेरिका का इस खित्ते में, बाकी सारे तो BRI में है। ये तो अकेला मुल्क है जो कि BRI में नहीं है और BRI के ख़िलाफ़ है, तो ये आगे इंडिया आगे होगा। अगर ये हालात चीन के जिंगजियांग में पैदा होते हैं और BRI के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इनके ऊपर हमलों की एक सूरत बनाई जाती है, तो वो अमेरिका को ज़्यादा सूट करता है, बजाय इसके कि अफ़गानिस्तान में बैठा रहे और मार खाता रहे। ये अगला फेज़ है जंग का। दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस वॉर। जंग ख़त्म नहीं हुई, एक चैप्टर क्लोज हुआ है, दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है। पहले चैप्टर में अमेरिका की हार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, बुरी हार हुई है। लेकिन अब चैप्टर 2 है, प्लान B जिसे आप कह लें। तो माहौल ये बन रहा है कि इंडिया एक तरफ है तो पूरा रीजन सिक्योरिटी के एतबार से दूसरी तरफ है। अब ये वो फेज़ आने वाला है जब इंडिया के रूस और बांग्लादेश के साथ जो ताल्लुकात पहले ही डाउन चल रहे हैं, ये डाउन होने से हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं नियर फ्यूचर में। अगर इंडिया के इन ग्रुप्स को सपोर्ट जारी रहती है, जो कि पाकिस्तान समेत BRI के बाकी तमाम मुल्कों के जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको निशाना बना सकते हैं, तो बांग्लादेश समेत रशिया के साथ और बाकी मुल्कों के साथ इंडिया के ताल्लुकात हॉस्टिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं। इंडिया के डिप्लोमेट्स पर बड़ा शदीद प्रेशर आने जा रहा है कि वो अपने बराए नाम जो इनकी एक रेपुटेशन है उसको बरकरार रख सकें। जितना ज़्यादा कार्रवाइयाँ इन मुल्कों के अंदर होंगी, इंडिया का नाम ख़राब होगा अमेरिका के बाद। पहले तो बात पाकिस्तान की थी ना, उसके अंदर कार्रवाइयाँ हो रही थी तो सारे चुप थे। लेकिन अब जबकि इस सिविल वॉर का स्कोप बढ़ाया जाएगा तो इंडिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट आना है डायरेक्टली।
इन तमाम मुल्कों की जानिब से। रीजन का वाहिद मुल्क है जो कि BRI में नहीं है और जिसके वेल इस्टेब्लिश्ड लिंक्स हैं ऑलरेडी अफगानिस्तान के अंदर तमाम एंटी तालिबान ग्रुप्स के साथ, और यही ग्रुप्स इस्तेमाल होंगे रीजनल सिविल वॉर के अंदर अलॉन्ग विथ स्मॉल लोकल ग्रुप्स जो कि इन मुल्कों के अपने अंदर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो कि चीन के जिंगजियांग सूबे को अलग मुल्क बनाने के चक्कर में है, और इनकी बैत किसके हाथ पे? डू यू नो? ISIS के हाथ पे। और ISIS है एंटी तालिबान ग्रुप, अफ़गानिस्तान के अंदर ये तालिबान के दुश्मन है, और इनके पास ISIS के पास जनाब अमेरिकी डॉलर, ऑटोमेटिक हथियार, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये इनको कौन दे रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे आ रही हैं इनके पास चीज़ें? कोई तो दे रहा है ना इनको। चीन और अफ़गान तालिबान और रशिया के अगेंस्ट जो कुव्वतें हैं वही दे रही हैं ना इनको ये सारी फैसिलिटीज़। अफ़गानिस्तान में तालिबान से लड़ने के लिए ये सारी चीज़ें उनको मुहैया की गई हैं। तो ये जंग का नया मरहला शुरू हो सकता है जिसके अंदर BRI के तमाम मुल्कों को मज़ीद कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है और दोस्ती की इत्तेहाद की ज़रूरत पड़ने वाली है इस जॉइंट थ्रेट को टैकल करने के लिए। आपको पता है तिब्बत के अंदर इंडिया ने सिविल वॉर पैदा करने की कोशिश की थी एक वक्त में अमेरिका के साथ मिलकर। हिस्ट्री रिपीट करती रहती है ना खुद को, कहते हैं कि तो एक सिविल वॉर पैदा करने की कोशिश इंडिया ने माजी में की हुई है तिब्बत के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर, और फिर आज तक तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है जनाब इंडिया के अंदर। डू यू नो दैट? गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना के बैठे हुए हैं, हुकूमत तिब्बत ये बना के बैठे हुए हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसे ही ये जो ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट है ना जो कि जिंगजियांग को अलग मुल्क बनाना चाहती है, वैसे ही जैसे तिब्बत के अंदर अलग मुल्क बनाने की कोशिशें हुई थी, इस ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ग्रुप की भी एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है 2004 से लेकर। जैसे तिब्बत की बनी हुई है वैसे इनकी भी बनी हुई है। कहाँ पे? मोदी जी के गांव गुजरात में? नहीं, मोदी जी के लेवल से बड़ा गेम है ये। इंडिया के अंदर तो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना रखी है ना अमेरिका ने, लेकिन ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है जनाब खुद वॉशिंगटन DC के अंदर, उसी शहर के अंदर जहां पर अमेरिका की हुकूमत चलती है ना, जहां से अमेरिका हुकूमत चलाता है अपनी, वहां से ETIM ग्रुप का भी गवर्नमेंट बना हुआ है। वहाँ इन्होंने बना डाली हुकूमत। तिब्बत वाली हुकूमत भी इंडिया ने अमेरिका के कहने पे बनाई हुई थी। अमेरिका खुद तो इसके बाद भाग गया था इंडिया को अकेला छोड़कर, और इसकी सपोर्ट करने से फिर इंडिया को उल्टा इसका खमियाजा भुगतना पड़ा था। चीन के साथ जंग जो हुई थी इसका एक बड़ा रीज़न ये भी था कि इंडिया ने तिब्बत के अंदर गड़बड़ मचा रखी थी। चीन ने अक्साई चीन का इलाका ले लिया था। फिर इस बार चीन की नज़र है सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे, लेकिन फिर भी BJP सरकार वही पॉलिसी जारी रखी हुई है जिससे इंडिया को अक्साई चीन से हाथ धोना पड़ा था। बरकफ जंग का अगला फेज़ यही है जिस पे अभी हमने बात की है। अच्छा, उधर मोदी साहब ने क्या हरकत की है? बड़ी फ़नी और फजूल किस्म की इन्होंने हरकत की है अमेरिका को खुश करने के लिए। राफेल स्कैम जो है वो वाशिंगटन वाले बाबा ने खुलवाया हुआ है, कल के प्रोग्राम में बात की थी हमने। तो मोदी साहब ने बाबा को खुश करने के लिए क्या किया है कि दलाई लामा को फ़ोन किया हुआ है कि लामा मामा तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000, हैप्पी बर्थडे। ये जो तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी हुई है ना, इसका हेड दलाई लामा है। चीन को मैसेज दे रहे हैं मोदी साहब। दलाई लामा को फ़ोन करके चीन को मैसेज दिया है इन्होंने कि ढोकला फाफड़ा की कसम भस्म कर दूंगा अगर लद्दाख में और आ गया है तो। 2015 को उन्होंने आखिरी बार मोदी साहब ने दलाई लामा को हैप्पी बर्थडे के लिए थैंक यू बोला था। 2015 के बाद जनाब पब्लिकली इन्होंने दलाई लामा को ग्रीड करना ही छोड़ दिया था चीन के डर की वजह से। लेकिन एक बार फिर पॉलिसी शिफ्ट करके BJP सरकार ने चीन को कह दिया है कि वल मार तो देखें, यानी दोबारा मार के दिखाओ तो माने। एक बार तो मार लिया ना 2020 में, अब 2021 चल रहा है, वल मार तो देखें, दोबारा मारो तो देखता हूँ मैं तुम्हें। 60 साल से दलाई लामा इंडियन इलाके धर्मशाला में रह रहे हैं तिब्बत से भाग के आने के बाद, और चीन इनको सेपरेटिस्ट मानता है क्योंकि ये तिब्बत को अलग मुल्क बनाना चाह रहे हैं। और बुद्धिज़्म का एक ख़ास फ़िरका ऐसा है जो दलाई लामा को एक रूहानी पेशवा मानता है, और इनके बड़े मानने वाले लाखों करोड़ों की तादाद में तिब्बत के अंदर मौजूद हैं। तो चीन की सेंसिटिविटीज़ हैं इनको लेकर, जिस पर मोदी साहब ने हाथ रख दिया है ये हरकत करके, इनको हैप्पी बर्थडे बोल के, और इनसे कांटेक्ट करके चीन की सेंसिटिविटीज़ पर इन्होंने हाथ रख दिया है।
बाद इंडियन डिफेंस एनालिस्ट मानते हैं कि मोदी जी के होते हुए इंडिया को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। बैठे बैठे इन्होंने अपने से 10 गुना बड़े ताकतवर मुल्क चीन और हमसाये पाकिस्तान से एक साथ पंगा ले लिया हुआ है। ऊपर से इन पंगों को बढ़ाते जा रहे हैं इस उम्मीद पर कि अमेरिका मारा जाके बचा लेगा इनको। बहरहाल जी 86 साल 86 ईयर इनकी उम्र है दलाई लामा की, लेकिन अगले जो दलाई लामा है ना वो चीन से होंगे, क्योंकि कानून यह है कि दलाई लामा का तिब्बत से होना लाजमी है उस इलाके से, और तिब्बत में तो चीन है। ये अलग परेशानी है कि अगर अगला दलाई लामा चीन अपना ले आता है तो ये सारी इन्वेस्टमेंट तो ठुस हो जाएगी। मोदी जी के एक्शंस बता रहे हैं कि एक बार फिर अनकरीब इंडिया और चीन का एक और क्लैश होने की भरपूर संभावनाएं पैदा हो चुकी हैं, जब उन्होंने दलाई लामा को फ़ोन करके कहा है कि लामा मामा हैप्पी बर्थडे टू यू।